सर्वप्रथम मैं तो आपके माननीय और सम्मानित कुलपति जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस व्याख्यान की श्रृंखला से जोड़ा तथा मधुसूदन मिश्र जी जो कल से ही लगातार प्रयास कर रहे हैं कि निर्बाधित रूप से ये व्याख्यान माला हो पाए, उनमें उनका भी बहुत बड़ा सहयोग है। मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि इन दोनों लोगों के कारण मुझे आपसे मुखातिब होने का अवसर प्राप्त हुआ है। जो विषय जो रखा गया है वो विज्ञान का विषय है और विज्ञान का पुरातन और आधुनिक विज्ञान दोनों में किस तरह का समन्वय है और क्या चुनौतियां हैं जिनको कि आधुनिक विज्ञान नहीं सुलझा पाया है, लेकिन हमारे वैदिक विज्ञान जो है उसके अंदर उनके समाधान लिखे हुए हैं। यदि आप सभ्यता का इतिहास को देखेंगे तो ये हमारा जो वैदिक विज्ञान है ये सबसे पुराना मानव सभ्यता से जुड़ा हुआ ग्रंथ है और इस ग्रंथ को नहीं समझने के कारण हम इसको धार्मिक ग्रंथ कह के छोड़ देते हैं। लेकिन आप उसका विस्तृत अध्ययन करिए तो जो हमारा वैदिक पीरियड है वो 2000 BCE से 600 BCE के करीब है और उसके अंदर जब भी हम जाते हैं तो उस समय की भी सभ्यता में कृषि जो था वो सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता था। और आज भी आप देखिए कि इतने विकास हो गए, इतने हम लोगों ने अच्छे काम किए, उसके बावजूद भी हम कृषि पे ही आधारित हैं और आज भी कृषि जो है हमारे रीढ़ है। और वो उस समय जो ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, उपनिषद है, उसके अंदर भी आप जब पढ़ेंगे तो कृषि और कृषि के महत्व को समझाया गया है। जिस तरह से आगे उसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो अभी नए नए बहुत सारे खोज हो रहे हैं। उन खोज में चिकित्सा के क्षेत्र में, जो दैविक आपदा का क्षेत्र है, जहां तक पृथ्वी को समझने का अर्थ है, इन सारे विधियों में जब हम जाते हैं तो हम ये पाते हैं अपने आप को कि जो वेदों के विज्ञान के आगे आज का विज्ञान बहुत प्रामाणिकता नहीं सिद्ध कर पा रहा। आज का जो विज्ञान है वो वेद के विज्ञान को वेरीफाई कर रहा है, उसको टेस्टिफाई कर रहा है, उसकी गुणवत्ता का परख कर रहा है कि हाँ वो चीजें सही कही गई थी कि नहीं। इसके आगे बहुत कुछ हम आगे नहीं बढ़े। मैं कुछ उदाहरणों के द्वारा आपको इस चीजों को स्पष्ट करके बताना चाहूंगा। आज का जो वैज्ञानिक युग में हम रोज रोज नए नए खोज आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि मोबाइल पे नए नए फीचर्स, अंतरिक्ष में जाने वाली सैटेलाइट से जुड़े सभी बातों को लेकर के लोग बड़ा प्रफुल्लित होते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन हमें जानना चाहिए कि हमारी पद्धति क्या थी। जैसे किसी व्यक्ति को, बीमार व्यक्ति का किडनी को बदल दिया गया, किसी दूसरे व्यक्ति ने, डोनर जो मृत्यु हो गई उसको उसका प्रतिरूपण कर दिया गया। एक व्यक्ति ने अपने आंख, नेत्रदान आजकल हो रहा है कि नेत्र का दान कर दिया, दूसरे लोग उसको रोशनी दे करके, और हम बड़ी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं कि विज्ञान कहाँ पहुंच गया। लेकिन इसके बावजूद जो हमारे वेदों में विज्ञान बताया गया है वो इससे भी और आगे। उसमें जो चिकित्सा पद्धति है वो बहुत ही आगे है। अब जैसे आधुनिक चिकित्सा में जो पहली बार जो हृदय का प्रत्यारोपण हुआ था वो 3 सितंबर 1967 को दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में हुआ था। और उसके बाद आधुनिक विज्ञान में किसी व्यक्ति की किडनी फेल होने के बाद दूसरे की किडनी लगाया जाना, ये प्रक्रिया चालू हुई। आंखों की रोशनी के बारे में ऐसा उदाहरण मिलता है।
लेकिन जो हमारे वेदों में लिखा है कि एक व्यक्ति का सिर से धड़ का अलग हो जाना और उसको फिर से पुनर्जीवित कर देना, अभी तक हमारा मेडिकल साइंस इस स्तर पे नहीं पहुंच पाया है। इसका उदाहरण एक नहीं कई है। इसका पहला उदाहरण है कि दक्ष प्रजापति का उदाहरण है, जिनका भगवान शिव ने सिर काट दिया था और बाद में अन्य देवताओं ने, मनीषियों ने उनसे प्रार्थना की और भगवान शिव ने बकरे का सिर लगाकर दक्ष को पुनः जीवित कर दिया और वो चलते रहे। दूसरा उदाहरण हमारे सिद्धिविनायक जी का है कि उनके सिर पर हाथी का सिर भी इसी तरह, मुझे लगता है कि उच्चतम जो चिकित्सा विज्ञान का उदाहरण हो सकता है वो है। नहीं तो इस तरह का मानव का तो आपने देखा नहीं होगा कि अभी तक इस तरह से पृथ्वी पर कोई मानव आए जिसके शरीर पे इस तरह का सूढ़ हो और तमाम चीजें लगी। तो ये मुझे लगता है कि इसी तरह से अनेक उदाहरण है कि एक व्यक्ति का सिर नहीं है और उसको पुनः जीवन दे। ऐसे ऋग्वेद में ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जिसमें देवताओं के चिकित्सा अश्वनी कुमार ने एक व्यक्ति का सिर काट लिया और फिर घोड़े का सिर लगा करके पुनर्जीवित कर दिया और काम पूरा होने के बाद घोड़े के सिर को हटाकर अपना सिर फिर जोड़ दिया। तो ये विज्ञान में जो आज हम कह रहे हैं कि विज्ञान बहुत आगे हो गया, बहुत आगे हो गया, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये विज्ञान जो है इतना आगे बढ़ा जो हमारे वेद के जो विज्ञान थे। अब हमारी समझ नहीं है, उसके कारण हम वेदों के ऊपर तरह तरह के प्रश्न उठाते हैं कि ये काल्पनिक है। लेकिन आप जानते हैं कि हमारी जो परंपराएं हैं वो मूलतः एक व्यक्ति को दूसरे के द्वारा संवाद देख करके की जाती है और वो संवाद कई वर्षों से चला आता है, वर्षों वर्षों से चला आता है। उसके बारे में प्रामाणिकता खोजना उसी तरह से हमें प्रामाणिकता खोजने के बराबर है जैसे हम एक कमरे में बैठे हुए हैं और इसकी परिधि है तो इसमें तो सेंट्रल पॉइंट आप निकाल सकते हैं कि यही सेंटर है। लेकिन आज का क्या विज्ञान ये बता सकता है कि जो चीज इनफाइनाइट है, अनंत है, उसमें किस तरह से सेंट्रल पॉइंट निकालेंगे ये हमें पता नहीं है। जो जहां बैठा है बोलता है कि वही सेंटर है, लेकिन हमारे वैज्ञानिक जो पुरातन वैज्ञानिक थे, जो हमारी परंपराओं में विज्ञान का है, वहां पे बहुत सारी चीजें ऐसी हुई। सरगोशी की बात है, आज हम लोग बहुत ही बोल रहे हैं कि जो लोग सरगोशी की बात करते हैं ये ट्रेडिशनल है या जेंटेकुलर सरगोशी है, ये पद्धति है। लेकिन आप देखिए कि आधुनिक विज्ञान जो बात करता है, श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं बलराम जी, उनके जन्म के विषय में माना जाता है कि जब देवकी जी गर्भवती हुई तो कंस ने गर्भ की रक्षा के लिए रोहिणी ने देवकी के गर्भ में भूंड को निकालकर अपने गर्भ में पहुंचा दिया और देवकी वासुदेव की 7वीं संतान का जन्म रोहिणी के गर्भ से हुआ। ये हम पढ़ते आ रहे हैं, इसके बहुत सारे साक्ष्य भी दिए हुए हैं, बहुत सारी चीजें भी दी हुई हैं। क्या इसको जो है आप ये नहीं मान सकते कि ये जो है आधुनिक विज्ञान अभी उस लेवल में नहीं पहुंचा है कि उस लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन और उस तरह का एक्सचेंज कर पाए। हम बहुत सारी बातें करते हैं कि भाई हवाई जहाज और बिना तेल और इंजन का चलने वाले विमान के बारे में बहुत सारी चर्चा होती है, एक दूसरे जगह पहुंचने का है। रामायण में तो ऐसे कई बार जिक्र आए हैं जिसमें जिसे चालक के लिए न तो ईंधन की जरूरत थी, न इंजन की खराबी की कोई संभावना थी और हर चालक के मन के अनुसार आसमान में उड़ान भरती थी। जो आपने सोचा उसके अनुसार विमान काम करता था।
तो कॉग्निटिव साइंस, जो आज न्यूरो साइंस की हम बात कर रहे हैं, कि जो हम सोचते हैं क्या उसके अनुसार कोई चीज चल सकती है, ऐसे उदाहरण हमें मिलते हैं। क्या इसको जो है हम केवल कहानी मान के चलेंगे कि इसके तथ्यों की परख करेंगे और हम उसी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं? उसी तरह के विमान की परिकल्पना जो है हम करने जा रहे हैं। पुष्पक विमान की चर्चा होती है, इसको तो सोचना चाहिए हम लोगों को कि क्या हो। तो ये मुझे लगता है कि जिस तरह से हम वेद के बारे में चर्चा करते हैं, उसमें तमाम जगह जो हमारे वेद हैं वो अपने आप में मुझे लगता है कि वो पूरी की पूरी तरह से उसके अंदर सारे वैज्ञानिक तथ्य हैं। और आज की जो समस्याएं हैं, आज वर्तमान में जिस समस्याओं से हम जूझ रहे हैं, उसमें पेयजल संकट हो, क्लाइमेट चेंज हो, ओजोन परत में छेद हो, वातावरण में तापमान का बढ़ना हो, इन सारे विषयों पर हमारे जो वैदिक ग्रंथ हैं, उनको साइंटिफिक इंसाइक्लोपीडिया भी आप कह सकते हैं, वो सारे जो ग्रंथ हैं वो सारे के सारे ये इसका वर्णन करते हैं कि जब ऐसी संकट की स्थिति आए, किस तरह से जल के महत्व को हमारे वेदों में दर्शाया गया है, उसको अमृत माना गया है। आज वही स्थिति आने वाली है। लोग कहते हैं कि आगे आने वाले जो विश्व युद्ध होंगे, जो एक देश दूसरे देश से लड़ने के लिए आतुर रहेंगे, उसका जो कोई रीजन होगा, कोई कारण होगा, तो वो जल होगा, शुद्ध जल पीने के लिए। क्योंकि जब अमृत ही नहीं रहेगा तो फिर जीवन तत्व ही समाप्त हो जाए। हम लोग के शरीर में भी देखिए 3/4 पानी ही है, और पानी यदि नहीं मिलेगा, उसके ऊपर यदि संकट आता है, तो फिर तो बड़ा ही मुश्किल काम हो। तो हम लोग को इसको पहले हमारे मनुष्य ने कथा के रूप में, कहानी के रूप में उदाहरण दे करके इन सारी चीजों के महत्व को समझाया है और ये सारी जानकारियां हमें दी। लेकिन इन जानकारियों को हम एक कहानी समझ लेते हैं, ऐसा नहीं। हमारे वेदों में लिखा गया है कि कहाँ पे जल मिलेगा, वो भूमिगत जल जो है कहाँ पे मिलेगा, इसके लिए उन्होंने पूरा का पूरा जो है वातावरण लिखा है कि वहां का जो सरफेस का वातावरण, सतही जो जमीन है, उसमें क्या क्या गुण आपको देखने चाहिए, उसके आधार पे आप बता सकते हैं कि अंदर किस तरह का जल। आज का कोई वैज्ञानिक को ले जाइए जो पानी के बारे में बहुत ही जानकार हो, वो बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के एक शब्द नहीं बता सकते कि पानी यहाँ है भी कि नहीं है। वो बोलेंगे कि मुझे वो जियोफिजिकल सर्वे करवाना है, रेजिस्टिविटी मीटर लाइए, जीपीआर लाइए, तमाम सिस्टम लेके आइए, जो मॉडर्न टूल्स और टेक्निक जो बहुत ही कॉस्टली भी है, उसके लिए वैज्ञानिक भी बहुत लिमिटेड है, इंस्ट्रूमेंट भी बहुत लिमिटेड। उन सारे लोगों को ले आइए, उसके आधार पे हम पानी का बताएंगे कि कितने मीटर कितने फीट पे पानी आपके यहाँ है, कौन सी लेयर है। लेकिन हमारे उन सारी वेदों में तो वर्णन है कि कैसा सरफेस स्ट्रक्चर होगा तो होगा। इसी तरह से धातुओं की खोज के लिए जो खनिज संपदा है जमीन के अंदर, उनको किस तरह से खोजा जाए, उनका एक्सप्लोरेशन कैसे किया जाए, कहां पे स्टार्ट करें हम खोजना, उसके बारे में भी आजकल तमाम सर्वे हो रहे हैं। सैटेलाइट से लेकर के आपको जीपीआर तक का जो मैंने बताया लोग यूज कर रहे हैं। तब जाकर के या तो फिर ड्रिलिंग करते हैं, निकाल करके उसमें तत्वों की जानकारी करते हैं, तब बताते हैं कि यहाँ है। लेकिन हमारे वेदों में ये लिखा गया है कि सरफेस पे किस तरह का स्ट्रक्चर होगा, तो किस प्रकार का मेटल जमीन के नीचे मिलने की वहां संभावना है, और
कई बार ऐसा प्रूफ हुआ है कि उस तरह के जो स्ट्रक्चर लिखे गए हैं हमारे वेदों में, उसी तरह के सरफेस पे कोई ना कोई चिन्ह मिलता है और वो इंगित करता है कि यहाँ पर ये मेटल। तो ये सारी चीजें क्या नहीं प्रामाणिकता तय करती है कि हमारे जो वेद हैं वो वैज्ञानिक तथ्यों से भरे पूरे वेद हैं, और उनमें जो जानकारियां हैं उनको किस तरह से निकाला जाए, किस तरह से बातें की जाए, कैसे उनको समझा जाए, इसमें कठिनाई आ सकती है, क्योंकि वो संस्कृत विषय में है और संस्कृत की समृद्धि जब तक होगी नहीं तब तक लगता है कि इस विषय को बहुत अच्छी तरह से न कोई समझ पाएगा न समझा पाएगा। लेकिन आपने देखा होगा कि इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस ने कुछ वर्षों पूर्व इनसाइक्लोपीडिया और हिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कई वॉल्यूम में किताबें लिखी, हर विषय की लिखी, और हर विषय में एक एक चैप्टर है उसके अंदर जिसमें हमारे वैदिक पीरियड से लेकर के और मॉडर्न साइंस में क्या उस विषय की अवधारणा रही है उसके विषय में चर्चा की गई। और वहां पे उन्होंने लिखा है कि किस तरह से वेद में कहा यह वर्णन है। अब वनस्पति शास्त्र को लीजिए, वनस्पति शास्त्र जो है आज का, वो कौन से ऐसे पेड़ हैं और उस पेड़ की क्या ख्याति है, किसके लिए वो जाना जाता है, क्या औषधीय गुण है, वो गांव का व्यक्ति मुझे लगता है कि एक शहर के डॉक्टर से ज्यादा जानता है अपने अनुभव के आधार पे। हम लोग कई आदिवासी क्षेत्रों में जाते हैं, उनसे मिलते हैं, बात करते हैं, वो पहचानते हैं उस पौधे को, उस घास को, कि किस रोग में ये काम में आता है। किसी व्यक्ति का हाथ में किसी तरह से चीरा लग गया, ब्लीडिंग हो रही है, वो त्वरित जाते हैं, उस घास को लाते हैं, उसके रस को उस पर डालते हैं और रिसाव जो है खून का वो बंद हो जाता है और कोई इन्फेक्शन नहीं होता। 2 बार लगाइए, तीसरे बार से कोई जरूरत नहीं। वो हमारे लोग हैं जो उसका नाम नहीं जानते, उसका बोटेनिकल नाम नहीं जानते होंगे, लेकिन वो पहचानते हैं। हम बोटेनिकल नाम जानते हैं लेकिन हम पहचान नहीं पाते। तो इसमें किसका दोष है? वैज्ञानिक का दोष है कि उस ग्रामीण का दोष है? वो बोटेनिकल नाम नहीं जानता, आप बोटेनिकल नाम जानते लेकिन आप उसको पहचान नहीं सकते। तो इन दोनों के बीच में जो गैप है उसको भरने की आवश्यकता है। और जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम, उस नॉलेज सिस्टम जो है वो पूरी तरह से, जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो हमारे वेदों के आधार पे है और वो बहुत ही प्रामाणिक है। प्रामाणिक मैंने इसलिए कहा कि आज तक उसका प्रयोग कई जनरेशन से उस आदिवासी परिवार जो जंगल में हमारे जनवासी लोग हैं वो रहते हैं, वो कर रहे हैं, उनका वही औषधि है, उसी के आधार पर उनका जीवन चल रहा है। तो कई वर्षों से, कई दशकों से, कई पीढ़ियों से, कई परंपराओं से जुड़े हुए कई वर्षों का उनका ऑथेंटिकेशन है, टेस्ट है, और उसके आधार पे उनका उस पर कॉन्फिडेंस लेवल। क्या उस ट्रेडिशनल नॉलेज को हमें एक जगह ट्रेजर की तरह यूज नहीं करना चाहिए? और उसके सारे ज्ञान जो कहाँ से मिलेंगे, वो हमारे वेदों में ही है, उसमें सभी चीज का वर्णन है। पृथ्वी के बारे में लोग बात करते हैं, पृथ्वी के डायमेंशन के बारे में बात करते हैं, उसके आकार के बारे में बात करते हैं। हमारे वेदों में ब्रह्म की आख्या की गई है, बताया गया है। और हमेशा हम पिंड के ही को बना करके ही ब्रह्म मान लेते हैं। कई ऐसा नहीं है कि हम आज के लोग कर रहे हैं, उस समय से कई सालों से, कई सौ सालों से यह प्रयोग हो रहा है।
तो आप पिंड की ही परिकल्पना क्यों करते हैं? यदि पृथ्वी को पूजना है तो कोई दूसरा आकार क्यों नहीं बनाते? और कोई दूसरा आकार बनाता है पूजा की पद्धति में भी, तो लोग कहते हैं कि थोड़ा ठीक से उसको बनाइए। तो ये क्या है? ये हमारे जो ज्ञान है, ज्ञान की जो परंपरा है, वो कम्युनिकेटिव परंपरा है। निश्चित तौर पे हमने डॉक्यूमेंटेशन कम की है, हमारी डॉक्यूमेंटेशन की परंपरा थोड़ी कमजोर रही, या उस पे हमने उस समय ध्यान नहीं दिया। तो ये चीज हम लोगों को बहुत ही सूक्ष्मता से देखना चाहिए कि जो चीजें वर्णित नहीं है लेकिन प्रयोग में है और सफल प्रयोग में है, तो उनको उसका आधार मान करके उसको हमारे वेद विज्ञान से जोड़ना चाहिए। और कोई भी राष्ट्र जो है, जो कोई भी परंपरा जो है, तभी अच्छी तरह से आगे बढ़ती है और उसमें अस्थायित्व तो रहता है, जिसमें दोनों का समन्वय, दोनों जो है मिलजुल करके उसकी कमी को दूसरे पूरक के रूप में काम करें। तो हमने बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं जहां पर कि विज्ञान फेल हो जाता है, लेकिन वेद में उसका वर्णन है, लेकिन उसका कारक खोजना, उसकी विधि को खोजना, वो कौन सा प्रोसेस था, कौन सा प्रोसीजर था, इसको समझने के लिए हमें उस वेद का गहन अध्ययन करना पड़ेगा और उसको अच्छे तरह से उसको रूपांतरित करना पड़ेगा, उसको अच्छी तरह से रेखांकित करना पड़ेगा। इसके आधार पे ही हम नया और पुरातन दोनों विज्ञान के समन्वय से किसी भी राष्ट्र को, किसी भी समाज को और किसी भी लोगों को हम आगे बढ़ा सकते हैं। हर जगह हमने जो जीवन के लिए आवश्यक अंग हैं उनकी हमेशा से पूजा करते हैं। वो ब्रह्मांड हो, वो पृथ्वी हो, वो जल हो, वो अग्नि हो, ये सारा कुछ लिखा हुआ हमारे वेदों में लिखा हुआ है कि किस तरह के बादल आएंगे तो उनसे वर्षा होगी, किस तरह के बादल आएंगे तो वर्षा नहीं होगी। एक गांव का किसान, एक बुजुर्ग आदमी बता देता है कि ये जो बादल घेरा हुआ है, ये जो क्लाउड आया है, ये बरसेगा या गरजेगा या इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। और वो समय एकदम निश्चित, जो उनकी भविष्यवाणी होती है, जो उनका अनुभव बोलता है, वो होता है। और कभी कभी आप देखते हैं कि हमारा मेट्रोलॉजिकल डाटा जो है, कभी कभी उसकी सत्यता पे सवाल उठते हैं। अब तो थोड़ी उसकी प्रेडिक्शन लेवल एक्यूरेसी बढ़ गई, लेकिन पहले जो एक्यूरेसी थी उस पे तो लोग हंसी करते थे और ऐसा मजाक उड़ाया करते थे कि भाई आप जो है पूरे दोपहर में क्यों छाता लेके चल रहे हैं, कहीं आप मेट्रोलॉजी विभाग के तो नहीं कि बरसात का आपने प्रिडिक्शन किया। देखिए आज एक्यूरेसी बढ़ी है। क्यों बढ़ी है? क्योंकि हमने इन सारे तथ्यों को भी अपने निर्णय में इंक्लूड किया है, इनकॉर्पोरेट किया है। और जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक मुझे नहीं लगता है कि विज्ञान का जो असली विकास हो पाएगा, और वो विकास पूरी तरह से हर व्यक्ति तक पहुंच पाएगा। तो जीवन के अनेक विषयों में, वो मेडिकल साइंस हो, वो इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, वो भौतिकी का क्षेत्र है, वो वनस्पति का क्षेत्र हो, जीव विज्ञान का क्षेत्र हो या सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र, हर में कहीं ना कहीं अभी भी बहुत सारे सवाल हैं जिनका उत्तर विज्ञान नहीं दे पा रहा है। विज्ञान अभी उसमें अनुसंधान कर रहा है, आज का विज्ञान उसको परख रहा है, उसको समझ रहा है, लेकिन उसको समझने में उसके पास समय लगेगा और यह समय ज्यादा लगेगा यदि हमारे पास हमारे वेदों की समझ कम हो। तो जितनी जल्दी वेदों की समझ हो उतना ही अच्छा है, उतना ही जल्दी विज्ञान आगे बढ़ेगा। पृथ्वी के नभ में क्या है, अभी तक तमाम तरह के पैरामीटर्स हुए हैं कि भाई पृथ्वी का डायमीटर क्या है, पृथ्वी की रेडियस क्या है, इसके बारे में तरह तरह के विद्वान
तरह तरह की भाषा का प्रयोग करते रहते हैं, और उसी भाषा में लोग बोलते रहते हैं कि इतना परसेंट हमारी एक्यूरेसी है, उतनी परसेंट एक्यूरेसी है। लेकिन आप देखिए, हमारे जो वेदों में दिया गया है पृथ्वी की जो विधि है मेजरमेंट की, ठीक है, उस मेजरमेंट की विधि को आप समझ नहीं पाते हैं तो लिख नहीं पा रहे हैं। तो ये हमारा दोष है, नहीं जानना उस व्यक्ति का दोष है जो नहीं जानता है। उसके लिए आप दूसरे को दोष नहीं दे सकते, दूसरे के ऊपर प्रत्यारोपण नहीं कर सकते कि भाई आपके कारण मुझे समझ नहीं है। हमें अपनी समझ को बढ़ाना पड़ेगा, और वो दूरी जो मिलती है वो डेसिमल के लेवल में भी सही पाई गई, एक्यूरेट पाई गई। पाई की वैल्यू है मैथमेटिक्स में, उसकी एक्यूरेसी के बारे में देखिए कितनी सही एक्यूरेसी पाई की वैल्यू के बारे में बताया गया। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, पृथ्वी से सूर्य की दूरी, इन सारे विषयों में हमारे ग्रंथों ने कहीं ना कहीं कुछ चिन्हित किया है, और उसकी एक्यूरेसी देखिए, हम बार बार उसी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम अपने फाइंडिंग्स को, अपने गणितीय कौशलता को परखते रहते हैं कि उससे हम कितना करीब जा रहे हैं, और वहां से एरर निकालते हैं। तो ये सब सारी चीजें जो है हम लोगों को ये बताती है कि निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं से जो हमारा वैदिक ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में जो कुछ भी लिखा गया है वो लिखने की पद्धति अलग हो सकती है, क्योंकि किसी भी समय में जो हाँ के उस समय की सभ्यता होती है, उस तरह का समाज होता है, उसके परिप्रेक्ष्य में ही हम उदाहरण देते हैं। आज भी वही काम हम करते हैं। आप किसी अंग्रेज को वेद समझाएंगे तो आपको दूसरे तरह से समझाना होगा, किसी जर्मन को समझाएंगे दूसरे तरह समझाना होगा, किसी ग्रामीण को समझाएंगे दूसरे तरह समझाना होगा, कोई थोड़ा सा संस्कृत का ज्ञानी है उसको दूसरे तरह समझाना होगा, जो एकदम संस्कृत नहीं जानता है, वेद नहीं जानता, उसको तो पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन सार तत्व जो है एक ही रहे। तो उस समय की काल और परिस्थिति के अनुसार विभिन्न तरह के उदाहरणों के द्वारा, विभिन्न तरह के प्रयोगों के द्वारा ये समझाने का जो प्रयास है वो हो सकता है कि आज के प्रयास से अलग हो, उसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन तथ्य जो है, सत्य जो है, तथ्य जो है वो कोई बदला नहीं है। तो हमें इन सारी चीजों पे बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा। और जहां तक देखिए ऋग्वेद के 10वें अंक में 97.4 में जो है सॉइल के बारे में बहुत अच्छा वर्णन किया गया कि सॉइल की फर्टिलिटी, सॉइल को देख करके उसके अंदर किस तरह के पौधे लगाने चाहिए, क्या वहां अच्छे से उग सकता है, क्या उपयोगी होगा वहां लगाना, उसके बारे में उन्होंने वर्णन किया है। और प्लांट्स के बहुत सारे नाम दिए हुए हैं कि कौन कौन से आप प्लांट्स वहां लगाना चाहिए, ये सारा कुछ वर्णन। मार्फोलॉजी और क्लासिफिकेशन बोटेनिकल जो है उसके बारे में भी वहां लिखा गया है। और उसी को आज का जो मॉडर्न साइंस प्लांट के बारे में जो लोगों ने क्लासिफिकेशन किया है, उसमें उन्होंने बताया है कि ट्री कौन सा है, उसका हर्ब्स यदि मानव के लिए उपयोगी उसके लिए क्या है, माइनर हर्ब्स का डिफिनीशन इसको बताया गया है कई जगह। तो अब उन्होंने लिखा है कि विशाखा जो होती है उसका गुण क्या होता है, उसका गुण होता है कि वो प्लांट जिसकी स्प्रेडिंग ब्रांचेज, हर्ब्स विद स्प्रेडिंग ब्रांचेज को विशाखा बोलते हैं। लेकिन उसी तरह से सासा है, सासा में वो नहीं होता, वो हर्ब्स होती है सीधे। तो इसी तरह से बहुत चीजें जो है, जैसे हमारे पास बरातरी बोलते हैं, अब उसका वो क्लाइंबर ट्री होता है, वो पेड़ पे चढ़ने वाली, क्लाइंब करने वाली ऐसी वनस्पति होती है। तो इन सबों का अलग अलग जो है सिस्टम होता है। जैसे पात्रा लीफ को बोलते हैं,
तो बताने, मेरा कहने का तात्पर्य है कि बहुत सारी चीजें जो है अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन उनके बारे में बहुत सारा जो है हम लोगों को देखना पड़ेगा कि किस तरह से उसको हम समझने का प्रयास करें। इसी तरह से पोस्ट वैदिक पीरियड जो 600 बीसीई से 600 सी तक का है, उसमें भी जो प्लांट की उत्पत्ति है उसके बारे में भी बहुत कुछ लिखा गया है। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में लिखा गया है कि पृथ्वी कैसे उत्पत्ति हुई, किस तरह से सियाल और सीमा दो विषय रखे गए कि जो सियाल और सीमा एक में दूसरा तैरता रहता है। सियाल का अर्थ है कि सिलिका और अल्युमिनियम, सीमा का मतलब है कि उसके दूसरे दो अलग तत्व मिलके। तो इस तरह से सियाल जब होता है, एक क्या है, एक तत्व जो है वो भारी है जिसका घनत्व ज्यादा है, दूसरा क्या है जिसका घनत्व कम है। आज भी हम कहते हैं कि जिसका भारी होगा वो डूबता रहता है, जिसका हल्का होगा वो तैरता रहता है। तो ये सारा जो कॉन्टिनेंट की ड्रिफ्टिंग जो होती है उसी के आधार पे हुई है और उसी की तरह से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। आज कंटिनेंट के बारे में हम लोग बात करते हैं कि एक कंटिनेंट दूसरे कंटिनेंट से, आप विश्व के नक्शे को देखिए, उसके बारे में जो वर्णन किया है कि किस तरह के आकृति का भूखंड है जहां पर ये चीजें हो रही है, वो आकृति वेदों में जो वर्णित है वो आकृति आज भी उस देश के उस काल में वहां के व्यवहार में लोगों को परिणति होती है और उसमें लोग समझते। तो वैदिक विज्ञान जो है वो एक तरह से मुझे लगता है कि हमारी जो अवधारणा है वो स्मृति और श्रुति इन दोनों के आधार पे वर्णित है, क्योंकि उसी के आधार पे हम जो है आगे बढ़ते रहते हैं। अभी उस विज्ञान को जो श्रुति और स्मृति के आधार पे है, अब उसका न आदि है न अनंत है। इसको लोग बोलते हैं कि ये शिव के द्वारा वर्णित है सारी चीजें, शिव का क्रिएशन। तो न शिव के जन्म का कोई डेट है न मृत्यु का कोई डेट है। शिव के बारे में कहीं कुछ बताया नहीं गया कि कहाँ उनका जन्म हुआ और कहाँ उनकी मृत्यु हुई। इसका वर्णन मेरे को तो कम से कम नहीं पता है, कहीं हो तो मैं किसी विद्वान से जरूर पूछना चाहूंगा, लेकिन मैंने कहीं नहीं पाया। तो ये हम लोगों को देखना चाहिए कि इसीलिए हमारे जो वेद है वो अनंत काल से है। और इसी तरह से हम जैसे इंटरप्रिटेशन करने की बात है, किसी चीज को समझने के लिए इंटरप्रिटेशन आप कैसे करते, तो इंटरप्रिटेशन करने में आपका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उस विषय वस्तु की, उस पर भी डिपेंड करता है। यदि हम मेडिकल साइंस को समझना चाहें तो हमें एक मेडिकल के एक सामान्य स्तर की का ज्ञान होगा, तब भी आज का मेडिकल साइंस समझ में आएगा तो नहीं आएगा। पूरी जो हमारी आयुर्वेद की पद्धति है, पूरा का पूरा जो आयुर्वेद है, उसके बारे में जितनी भी चर्चा की जाए उतनी कम है। और आज जब विश्व के ऊपर संकट आया तो वही जो वेदों में हमें चीज लिखी गई है कि आपका गला खराब हो तो क्या लेना चाहिए, तो पूरा विश्व काढ़ा पी रहा है। काढ़ा की चर्चा हमारे ग्रंथों में है कि किसी ऋषि जो है बताते थे कि भाई आपको बुखार ज्वर हुआ है तो ये काढ़ा पीजिए, और वो ठीक हो गए, उन्होंने प्रयोग में किया। अब उसके बाद हमने छोड़ दिया, हम मॉडर्न साइंस की तरफ चले आए, हम टैबलेट लेने लगे। लेकिन जब सारे टैबलेट फेल हो गए तो पुनः उसी अवधारणा को अपनाना पड़ा कि आपको काढ़ा लेना है। अनटचेबिलिटी की बात है, आज हम जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं। तो ये जो चीज है इसको आज भी ये सत्य है और ये शाश्वत सत्य रहेगा
कि हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ, हाई एल्टीट्यूड से लोअर एल्टीट्यूड की तरफ फ्लो होता ही है। तो इस चीज को हम मानने को तैयार नहीं रहते, हम कहते हैं कि कहीं कह दिया होगा। ऐसा ऐसा मुझे लगता है कि नहीं है, और इसको और ज्यादा गहराई से समझना की आवश्यकता है, क्योंकि मॉडर्न साइंस जो है वो बहुत सारे लॉजिकल माइंड के आधार पर चलती है, लेकिन आज भी जो कॉग्निटिव सिस्टम हमारा है, जो मेमोरी सिस्टम हमारी है, हम बहुत ही वीक मेमोरी में है, सिस्टम में जी रहे हैं। उस समय लोगों की मेमोरी कितनी पावरफुल थी, इसके बारे में हमें वर्णन देखने को मिलता है कि एक बार किसी ग्रंथ का किसी ने अनुवाद किया या किसी ने उसके ऊपर प्रवचन दिया, वो व्यक्ति को अक्षर से वो रिप्रोड्यूस कर देता था दूसरे व्याख्यान देने में। आज कई बार पढ़ने के बाद भी हम अपने को अज्ञानी और अज्ञानता का अनुभव करते हैं। तो वैदिक काल का जो विज्ञान है, वो विज्ञान ही लगता है कि हम जब तक उसको आधार नहीं बनाए तब तक हम निश्चित तौर से हम आगे बढ़ नहीं सकते विज्ञान में, और उन ऊंचाइयों को नहीं छू सकते हैं, उस लेवल पे नहीं पहुंच सकते हैं जिस लेवल पे आज सभ्यता को बचाने के लिए, मानव को बचाने के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए आज जितनी आवश्यकता है, मुझे लगता है उसका निवारण, उसका निराकरण और उस समस्या का समाधान यदि कहीं पर भी है तो ये जो हमारे वेद और उपनिषद के अंदर भरा हुआ जो ज्ञान का, विज्ञान का भंडार है, उसको यदि हम नहीं समझते हैं तो मुझे लगता है कि कई सौ वर्ष अभी हमें लगेगा उस लेवल पे पहुंचने के लिए। तो मुझे लगता है कि मॉडर्न साइंस जो है वो केवल प्रैक्टिकल सॉल्विंग के तरफ ज्यादा ध्यान देता है, उसके कारक के तरफ नहीं जाता है। हम केवल जिस तरह से मॉडर्न मेडिसिन है उसके बारे में लोग कहते हैं कि वो सप्रेस कर देता है जिस काम के लिए, जैसे आपको सप्रेस कर देगा उस रोग को, निराकरण नहीं करता। निराकरण आयुर्वेद ही करता है। तो यदि इसी तरह से हम अपनी प्रॉब्लम को टेम्पररी सॉल्व कर दे रहे हैं, जैसे मैं एक उदाहरण दूं आपको, पानी नहीं है, आप टैंकर से पानी दे देते हैं, तो यह समस्या का एक तत्कालिक सॉल्यूशन है, लेकिन ये समस्या का समाधान नहीं है। टैंकर से पानी देना समस्या का समाधान नहीं, लेकिन हमारे यहाँ जो जल संचय की जो परंपरा थी, जल को महत्व देने की जो परंपरा थी, उसको पुनः जागृत करना पड़ेगा। और आज हम सारे लोग उसी जगह पे फिर आ गए हैं, रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। लेकिन आप देखिए हमारे वेदों में लिखा है, कहीं किसी ने नहीं लिखा कि उन्होंने बाथरूम में स्नान किया, किसी ऋषि मुनि ने, किसी पांडित्य प्राप्त व्यक्ति ने। उनको हर जगह ये दिखाया गया है कि किसी नदी के किनारे या किसी तालाब के किनारे ही वो ध्यान लगाते थे, स्नान करते थे। तो ये जो जल के संरक्षण की जो पद्धति थी, यदि उसको पुनर्स्थापित नहीं हम कर पाते हैं तो फिर ये टैंकर से जल का समाधान नहीं होना चाहिए, कितना भी विज्ञान आगे बढ़ जाए। आपको सलूशन लाना पड़ेगा, क्योंकि संचय जब करेंगे तभी समृद्धि होगी और तभी पुनः आप निकाल सकें, तभी एक संतुलन बना रहेगा। और यदि संतुलन नहीं बनेगा तो निश्चित तौर पर आने वाला जो संकट है वो कोरोना से भी कठिन संकट हो सकता है यदि पानी नहीं मिला। इसमें तो लोग घरों में बंद हैं, शायद उस समय खोज में निकल जाए कि कहाँ पे पानी है और उसको लेने के लिए, लाने के लिए। आज भी कई जगहों पर पानी की जो समस्याएं वो सर्वविदित है, सबको पता है, और ये पूरे विश्व की समस्या है। लेकिन हम यदि अपनी उस अवधारणा को रखें कि संरक्षण करने का, तो निश्चित तौर पे हम उसको निजात पा सकते हैं।
इसी तरह से बहुत सारे अन्य विषय भी हैं जिनके बारे में वहां पे समाधान है, निदान है। और निश्चित तौर से यह समाधान और निदान तभी संभव है जब, एक बार पुनः मैं दोहराना चाहूंगा कि संस्कृत की समृद्धि और उसकी व्याख्या को समझने के लिए बहुत ही त्वरित प्रयास करने चाहिए, और उसको तमाम भाषाओं में जो हमारे वेद हैं उनको त्वरित लिखने की प्रक्रिया जब तक नहीं होगी और आम लोगों तक उस नॉलेज को पहुंचाने की जरूरत है, जिससे तमाम वैज्ञानिक जो है उसके ऊपर काम कर पाए। लोग इसलिए भी भाषा के अभाव में भी बहुत सारे लोग जो है वो वैदिक आइडियाज जो हैं उसके बारे में नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं समझ पाते। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को की जो नासमझी है उसको समझ बढ़ाने के लिए निश्चित तौर से ये जो आप प्रयास कर रहे हैं इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो और भी बताएंगे कि किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, और जो हमारा हिस्टोरिकल ग्लोरियस पास्ट है उसको से पुनर्स्थापित हम कर सकते हैं अपने वेदों से, अपने पुराने ज्ञान और नए इंफॉर्मेशनों को समन्वय करके, और एक नया तरह का जो है के साथ जरूरत है शोध करने। बिना सोच के साथ शोध करेंगे तो बहुत सारी चीजों का रिपीटेशन होगा, और वो रिपीटेशन से कोई नया तथ्य सामने नहीं आएगा। इसलिए हमें रीडिस्कवर जो है उसकी जगह पे डिस्कवर करने की आवश्यकता है। रीइवेंटिंग ऑफ व्हील, एक बार पुनः पहिए को घुमाने से किसी भी तरह का समाधान नहीं निकलेगा। तो वैदिक साइंस जो है वो गुरु है, और इसको उसी को सभी का गुरु मंत्र वहीं पे है, और वहीं से मुझे लगता है कि जो आज की भी अवधारणा है अपने देश की समृद्धि की, समरसता की और आत्मनिर्भर बनने की, यदि आत्मनिर्भर बनना है तो निश्चित तौर पर हमें अपने रूट को खोजना होगा, खंगालना होगा, उसके नॉलेज में जो भी खजाने हैं उनको निकाल करके अपने काम में लाना पड़ेगा, जिससे हम आत्मनिर्भर बन सके। और इसकी प्रबल संभावना है कि निश्चित तौर पे भारत जो है विश्व गुरु बन सकता है यदि हम अपने वैदिक ज्ञान और विज्ञान को सतही तौर पे ले आए और सबके लिए उपलब्ध कराएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत समय नहीं लेते हुए एक बार पुनः माननीय और सम्मानित कुलपति जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, प्रोफेसर मिश्रा, मधुसूदन मिश्रा जी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे जैसे व्यक्ति जो वेद को थोड़ा समझता है, ज्यादा नहीं समझ है मुझे, लेकिन फिर भी उसको विज्ञान से जोड़ने के लिए मुझे आपने अवसर दिया। मैंने जो कुछ भी इतने लिमिटेड समय में संभव हो पाया उसको हर पहलू को टच करने का प्रयास किया। फिर भी बहुत सारे अन्य क्षेत्र हैं जो छूट भी गए होंगे, तो किसी दूसरे अवसर पर उसके ऊपर चर्चा होगी। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आपके प्रति आभार एवं आपको बहुत बहुत बधाई कि आप इस तरह के लेक्चर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और पीछे भी मैं कुछ लेक्चर आप लोगों के यहाँ जो हुआ था सुना था। तो एक बार पुनः आप सबको प्रणाम करते हुए मैं विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।